मैं भारत की पहली महिला बाउंसर मेहरुन निशा, आज इंडिया की फर्स्ट फीमेल बाउंसर सुनती हूँ तो गर्व होता है। बहुत अच्छा लगता है कि इतना बड़ा मुकाम, जो मैं छोटे शहर से आई थी, कुछ नहीं जानती थी, आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। कहीं ना कहीं मेरी माँ का साथ रहा होगा। तो ये बाउंसर की जॉब जब मैंने ज्वाइन की तो मुझे बड़ा मतलब अंदर से बहुत खुशी थी कि आज मैं ऐसी जॉब करने जा रही हूँ जो मेरा सपना था। लेकिन इस लाइन में आने के बाद भी मुझे पता चला कि लेडी बाउंसर तो है ही नहीं, हम तो सिक्योरिटी गार्ड है। तो लड़कियां कहती थी, बहन हमारे पैर पे क्यों लात मारती, हम तो सिक्योरिटी गार्ड बनने को तैयार हैं। तो मैं कहती, भाई तुम करो ड्यूटी, मैं तो चली अपने घर को। हर कोई बोलता था, अरे क्या करेगी, रहेगी सिक्योरिटी गार्ड, ही 2 झापड़ में सुला देंगे। जेंट्स बाउंसर आते थे, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना आता है, कोल्ड ड्रिंक आती है, जूस आते हैं, और हम सिक्योरिटी गार्ड है तो हम गेट पे खड़े हुए ड्यूटी कर रहे हैं और भैया हमें पानी बना कोई पूछ रहा। मैंने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा और मैं एग्जाम में पास हो गई। फिर ये सोच के कि अब्बू को तो पुलिस की जॉब पसंद नहीं है, मैंने पेपर फाड़ दिए। 100 लड़कियों में से मैं अकेली पास हुई थी। थोड़ा दुख था कि भाई मैं उसको नहीं, वो पोस्ट नहीं अपना पाई, वो मुकाम नहीं अपना पाई जो मैं चाहती थी, आर्मी ऑफिसर बनना, पुलिस ऑफिसर बनना। मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, विद्या बालन हो गई और प्रियंका चोपड़ा हो गई हैं। रानी मुखर्जी ने जब मुझे सम्मानित किया था, हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से मुझे बुलाया गया था। वो बहुत अच्छी नेचर की है, उन्होंने मुझे बिल्कुल एक सिस्टर की तरह मुझे सम्मानित किया। कुछ लोगों को कहना है कि तुम खुद तो गुंडागर्दी करते हो, हमारी बेटी को भी गुंडा बना रही हो। मैं गुंडा नहीं बना रही हूँ, अपने हक के लड़ने के लिए बोल रही हूँ। मैं हूँ इंडिया की फर्स्ट फीमेल बाउंसर मेहरुन निशा। आप मेरी स्टोरी देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज देखिए मेरी स्टोरी। मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। बचपन मेरा सहारनपुर में ही बीता। कुछ अच्छी यादें भी हैं और कुछ बुरी यादें भी हैं, क्योंकि अच्छी यादें वो हैं जब माँ का साथ था, माँ का सपोर्ट था। बुरी यादें वो है जब स्कूल से पढ़ाई के लिए रोक दिया जाता था और हर जगह पे लड़के लड़की में भेदभाव किया जाता था। बोला जाता था कि बेटियों को मतलब थोड़ा दब के रहना चाहिए, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, सर पे पल्लू रख के चलना है। मैं सर पे पल्लू रखने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो बेटे में और बेटी में अंतर है ना, उसके मेरे हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता था कि बेटे को हर आज़ादी है और बेटी को छत पे जाने की भी आज़ादी नहीं है। हम लोग खेलने के लिए जाते थे तो बेटों को तो अलग ही नज़र से देखा जाता, लेकिन बेटियों को जो जिस नज़र से देखा जाता था वो एक अलग थी, घुटन थी। उस मतलब सोने का पिंजरा बना दिया है, लेकिन उसके अंदर जो पक्षी बैठा हुआ है वो सिचुएशन एक बेटी की होती थी। पढ़ने के लिए भी किताबें फाड़ देना, यूनिफॉर्म जला देना, माँ को प्रताड़ित करना कि भाई बच्चों को नहीं पढ़ाना, पंचायत इकट्ठी करना। ये सब कड़वी यादें भी हैं अपने शहर की, और अच्छी यादें भी कि अपने सारे बहन भाई एक ही छत के नीचे रहते थे और सब में बहुत ज़्यादा प्यार था। वो सब यादें याद करके रोना भी आता है, खुशी भी होती है। आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, ये सब मेरी माँ के बदल होते हैं। अल्लाह का करम और अम्मी का साथ था जो मैं इस काबिल बनी और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया मैंने। तो कहीं ना कहीं माँ का साथ तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लड़की को अपने ऊपर भी होना चाहिए हौसला कि वो कुछ कर पाए। अगर उसके अंदर जज्बा है, वो कुछ कर सकती है, तो अपने फैमिली से लड़े, अपने परिवार से लड़े। क्योंकि अगर आप अपने परिवार से भी लड़ेंगे ना, क्योंकि माँ बाप ऐसे होते हैं, अपने बच्चों के आगे झुक जाते हैं। अगर आप उनसे लड़के, आपको लग रहा है कि आपका रास्ता सही है, तो आप प्लीज़ उनसे लड़िए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए। आपकी राह सही है, इंशाल्लाह कामयाबी तो मिलेगी। बाउंसर बनने के लिए मुझे मतलब ये नहीं लगा कि मैं बाउंसर बनूंगी, क्योंकि मेरा सपना बचपन से आर्मी ऑफिसर बनने का था, पुलिस ऑफिसर बनने का। मैं सहारनपुर से बिलोंग करती थी। छोटे छोटे बहन भाई थे, हम 7 बहन भाई थे। तो पापा पढ़ने भी नहीं देते थे। पापा का कहना था कि पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा। हमारे मतलब पूरे बिरादरी में ये नहीं था कि मुस्लिम में ही, और नॉन मुस्लिम भी अपनी बेटियों को ये चाहते थे कि जब बेटी होती थी ना किसी घर में, तो उसकी पढ़ाई का नहीं सोचते थे, दहेज इकट्ठा होना शुरू हो जाता था। बच्ची के कपड़े लेना, बच्ची के गहने बनाना, जेवर इकट्ठे करना, बर्तन इकट्ठे करना, ये सब चीज़ था। क्योंकि लोगों को लगता था कि बेटी हुई है तो मतलब वो तो पराया धन है। एक बेटा होता तो गर्व की बात होती थी, मिठाइयाँ बँटती थी। क्यों बेटी तो शादी करके दूसरे के घर बसाएगी, हमारा घर थोड़े बसाएगी। मतलब उनको लगता था बुढ़ापे का सहारा एक बेटा है। तो बेटों में और बेटी में इसलिए अंतर होता था। और हमारे यहाँ तो उल्टा ही था कि बच्चों को पढ़ाना का मतलब, अगर बेटा है तो उसे काम पे डालो, पढ़ के कौन सा कलेक्टर बन जाएगा, और बेटी कौन सी कलेक्टर बन जाएगी जिसे पढ़ाई के लिए इतना फोर्स किया जा रहा है। माँ का कहना था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे बेटी ना कुछ बने और कुछ कामयाब हों। अब 2 बहनें थी, उनकी मंगनी कर दी, मेरी खुद की मंगनी कर दी मेरे पापा ने। मैं 12-13 साल की रही होंगी,
तो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था शादी का मतलब क्या होता है। अचानक से मुझे टाइफाइड हो गया और मैं बीमार पड़ गई। तो जो मेरी होने वाली सास थी उन्होंने बोला कि इसकी बेटी को टीबी है। और अब्बू जो थे, हम 7 बहन-भाई में सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही करते थे। सबसे लाडली और सबसे मतलब ढिठ बोलते ना, वो थी मैं। सिर्फ़ एक मैं ही थी जो अपने बाप पे काबू कर सकती थी। अपनी माँ से भी ज़्यादा मेरा चलता था। क्योंकि अब्बू मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। किसी ने ये बोल दिया, शौकत ये जो तेरी बेटी है ना, ये बहुत लकी है, तो ये बेटी मिली है। हल्का-सा काँटा चुभेगा ना, ये मर जाएगी। अब्बू को ये बात दिल पे लग गई और अब्बू जब भी मुझे ठोकर भी लगती थी ना, अब्बू के दिल से आह निकलती थी। वो कहते थे और बच्चों को इतना नहीं करते जितना मुझे प्यार करते थे वो। अब ये था पढ़ाई के लिए, अब्बू ने मुझे बोला, बेटा देख तू सोने का कपड़े माँगेगी, हर चीज़ माँगे मैं दूँगा, लेकिन पढ़ाई के लिए मैं खिलाफ़ हूँ। क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ ना, अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम पढ़ो और बिगड़ो जाके। क्योंकि बाहर जाने वाली लड़कियों को यही समझा जाता है कि बाहर जाएगी, हवा लग जाएगी, बिगड़ जाएगी। ये नहीं सोचते थे कि पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी तो आपका सहारा बनेगी। तो मेरी मंगनी तोड़ के मेरे अब्बू ने क्या किया, मेरी मंगनी तोड़ दी उस जगह से। और जो मेरी छोटी बहन थी, जो महज़ अभी 12 साल की हुई भी नहीं थी, 8 क्लास में पढ़ रही थी, उसकी 15 दिन पहले ही शादी फिक्स कर दी, क्योंकि 15 दिन रह गए थे शादी के। मेरी और बड़ी बहन की शादी फिक्स हुई थी। मेरी मंगनी तोड़ के अब्बू ने छोटी बहन का रिश्ता जोड़ दिया। अब क्या था, छोटी बहन की शादी हो गई, क्योंकि बच्ची थी वो, बच्चे को क्या पता होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप बच्चे की शादी कर रहे हैं ना, तो शादी की एक उम्र होती है। आपने छोटी बच्ची की शादी कर दी, लाइफ खत्म। तो बचपन में इसकी बच्ची की शादी कर दी। मैं शादी के खिलाफ नहीं है, देखिए पेरेंट्स का हक होता है बेटी पे, बेटी पे हक होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में जाए, अच्छे से रहे। माँ-बाप कोई गलत नहीं सोचते, लेकिन एक एज होती है, मतलब एक उम्र होती है कि बच्चे की किस टाइम पे शादी की जाए। एजुकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसे अच्छे-बुरे की समझ आ जाती है। अब 8 क्लास में पढ़ रहा बच्चा, उसे ये पता नहीं कि रिश्ते क्या होते हैं, हस्बैंड का रिश्ता क्या होता है, सास का रिश्ता क्या होता है, या ननंद का रिश्ता क्या होता है। वो तो एक बच्चा है, उसे कुछ समझ नहीं है। पहली रात में उसके हस्बैंड ने बहुत मारा। नेक्स्ट डे जब वो घर आई तो अम्मी ने बोला कि इसे डाइवोर्स करवा देते हैं, अभी बच्ची है। नाउज़ुबिल्लाह, डाइवोर्स का तो नाम नहीं लेना, गुनाह है। तो मैंने और अम्मी ने बहुत चाहा कि इसका डाइवोर्स हो जाए। पहला बेटा हुआ। हर साल अब्बू उनको 2 लाख, 2.5 लाख रुपए दे के भेजते थे। 6 महीने ससुराल रहती थी, फिर वो घर आ जाती थी। क्योंकि दहेज के लोभियों का ना पेट नहीं भरता। दहेज माँगने वालों को आज से नहीं, पहले से ही दहेज के लोभी हैं, जो दहेज के लिए लड़कियों को जला भी देते हैं। वही मेरी बहन के साथ हुआ। दूसरा बेटा होने वाला था, उसे उसके ऊपर जलती हुई अंगीठी फेंकी गई। वो तो मेरा और मेरे भांजे का और मेरी बहनों का और मेरा सपोर्ट था कि हम लोगों ने उसको जाके बोला कि अगर तू रखता है तो रख, नहीं तो हम अपने घर ले आएँगे। बहन को हम घर लेके आ गए, लेकिन फिर बिरादरी इकट्ठी हुई, बोला कि ये सही नहीं है, लड़कियों को घर नहीं रखा जाता, लड़कियां हमेशा ससुराल में रहती हैं, भेज दिया। तीसरा बेटा होने वाला था, अब्बू को लॉस हो गया बिजनेस में। अब उन्हें लगा कि इनका तो सारा जितना भी प्रॉपर्टी थी सब चली गई, अब पैसा कहाँ से मिलेगा। उसी दौरान अब्बू को अटैक आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। तो अब्बू सफदरजंग में एडमिट थे। बहन देखने के लिए आई और रास्ते में इत्तेफाक उसका एक्सीडेंट हो गया। हिप से लेकर घुटने तक उसकी हड्डी चूरा हो चुकी थी। अब वो अपाहिज हो चुकी थी। हस्बैंड ने ये कह के निकाल दिया, तू लंगड़ी है। मतलब जब उसका शरीर सही था, आपने सिर्फ पैसों के लिए उसे अपनाया हुआ था, सिर्फ दौलत के लिए अपनाया था। आज वो अपंग हो गई तो छोड़ दिया। और कहीं खुद के साथ ऐसा हो जाता तो क्या होता। मतलब ये कितने मतलब गिर जाते हैं लोग कि दूसरे की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझते। अगर अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ हो तो क्या होगा। दर्द होता है दिल से। एक बेटी जब घर से विदा होती है ना, तो माँ बाप से पूछो वो क्या करके विदा करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये गलती मेरे माँ बाप की है, मेरे पेरेंट्स की है। क्यों उन्होंने किसी के विश्वास करके आंखें बंद करके शादी कर दी। अम्मी हालांकि 15 दिन तक भूखी रही कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। इसमें कहीं ना कहीं मेरे अब्बू गलत थे। वो पढ़ाने के हमेशा खिलाफ रहते थे। जब बहन की शादी कर दी और अम्मी ने देखा कि मेरी दोनों बेटियां दुखी हैं, तो मेरी माँ ने बोला कि अब मैं इन लड़कियों को नहीं करूंगी, मैं इन लड़कियों को पढ़ाऊंगी। अम्मी हमारे पढ़ाई के लिए इतनी दूर गई, उनके पैरों में छाले हो गए। तो टीचर ने बोला कि आपकी बेटियों के 2 साल हो गए पढ़ाई छूटे, मैं पहले टेस्ट लूंगी, 7 दिन का टाइम देती हूँ। अगर आपकी बेटियां इस टेस्ट में पास हो जाती हैं तो हम उनका एडमिशन लेंगे, अदरवाइज हम नहीं ले पाएंगे। क्योंकि देखिए 2 साल की पढ़ाई छुट्टी हुई है। क्योंकि मैं 8 क्लास में थी, 9th में एडमिशन था। मैं अपनी बहन के से पीछे थी, मतलब आगे थी और साथ में हो गई छोटी बहन के
सबसे छोटी सिस्टर के साथ, क्योंकि मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी। तो हमने पढ़ाई स्टार्ट की, हम गए स्कूल, वहाँ पे हमें बिल्कुल ढीले-ढीले कपड़े दिए गए। हमने बोला, अब्बू हम जैसे कपड़े देंगे हम वैसे पहनेंगे, लेकिन हमारी पढ़ाई मत छुड़वाना। तो हम लोग गए, वहाँ स्टूडेंट देख के पहले तो हमें मतलब वहाँ के जो बच्चे थे स्टूडेंट, वो देख के हमें हँसे और उन्होंने हमें सबसे पीछे वाली लास्ट वाली सीट दी। हम बैठते गिर गए, क्योंकि टेबल वो चेयर थी ना, चेयर नीचे से टूटी हुई थी, हमें टूटी हुई चेयर दी गई थी। हम बैठते हम नीचे गिर पड़े, सारे स्टूडेंट हँसने लगे। उसके जब बाद टीचर आई, हर पीरियड्स में हमने पहले से तैयारी की थी। अम्मी ने बताया था कि बेटा मेरी इज्जत की बात है, इज्जत खराब होते मत देना। तो हमने हर पीरियड्स में हर सब्जेक्ट का हमने क्वेश्चन आंसर इतना अच्छे से दिया कि पहले दिन ही प्रिंसिपल के पास गई टीचर और बोला, ये स्टूडेंट तो आ जाए, 15 दिन की तो क्लासेस हो चुकी हैं, इन्होंने आंसर कैसे दे दिया। तो प्रिंसिपल ने उसी दिन हमें बुलाया, बोला कल अपनी मम्मी को लेके आना। मैं और तरन्नुम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि अम्मी की कहीं इज्जत तो खराब नहीं हो गई हमने। अम्मी आई और प्रिंसिपल ने अम्मी को गले लगाया, बोला आपकी बेटियों में वाकई में काबिलियत है, मैं उनको एडमिशन दूंगी, वाकई में मैं अपने आप को समझूंगी कि ऐसी बेटियां हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ रही। अम्मी एकदम से रोने लगी और हम दोनों बेटों को गले लगाया कि बेटा मेरा नाम रोशन करना हमेशा, जो मैं तुम्हारे लिए लड़ाई कर रही हूँ उसका ऐसा मत करना कि मुझे किसी के आगे गवाही देनी पड़े कि मैं गलत थी। मैंने तन्नू ने ये सोचा कि अब हम बहुत मेहनत करेंगे। हम अपनी क्लास में आगे रहते थे, कभी हमने टीचर को शिकायत का मौका नहीं दिया, ना हमें ट्यूशन पढ़ाने के लिए था। हमारी अम्मी क्या करती थी, रात के 3 बजे उठती थी हमें पढ़ाने के लिए और हमें उठा देती थी, और बेचारी चाय बना के लाती थी, हम पढ़ाई करते थे, क्योंकि हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मैं तरन्नुम की गुरु थी और तरन्नुम मेरी गुरु थी, हम दोनों एक दूसरे को पढ़ाते थे। उसी दौरान अब्बू के साथ ऐसा हादसा हो गया, हमें दिल्ली आना पड़ा। जॉब नहीं थी, कारोबार ठप हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, खाने तक की दिक्कत हो चुकी थी। तो मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ना चाहती थी। तन्नू ने और मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ने का मतलब टीचर से बात की जाके, मैम हम जॉब भी करेंगे और हम पढ़ेंगे भी। तो टीचर का बहुत सपोर्ट रहा। टीचर ने बोला कि ठीक है आप एग्ज़ाम देने आना, मैं अटेंडेंस लगाऊंगी आपकी। तो ये बाउंसर की जॉब जब मैंने ज्वाइन की तो मुझे बड़ा मतलब अंदर से बहुत खुशी थी कि आज मैं ऐसी जॉब करने जा रही हूँ जो मेरा सपना था, क्योंकि मेरा सपना रहा था, मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी। मैंने एनसीसी की क्लास ज्वाइन की, लेकिन जब अब्बू को पता चला तो उन्होंने मेरी यूनिफॉर्म चला दी। तब मुझे लगा कि यार लाइफ तो यार बेटियों की वही है जो माँ बाप चाहते हैं। क्यों मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्यों मैं ये चाहती हूँ अपने सपने पूरा करना। मेरा सपना था एक पक्षी की तरह आज़ाद जीना, आसमान में उड़ना, जो कहीं बंदिशें ना हो और मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से जी पाऊँ कि खुला आसमान मेरे सामने हो और मैं उड़ते चली जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर लगा यार हर जगह तो पाबंदी है, छोड़, अब वही काम करेंगे जो माँ बाप चाहते हैं। मैंने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा और मैं एग्ज़ाम में पास हो गई। फिर ये सोच के कि अब्बू को तो पुलिस की जॉब पसंद नहीं है, मैंने पेपर फाड़ दिए। 100 लड़कियों में से मैं अकेली पास हुई थी। एग्ज़ाम देने जाती थी वहाँ से और अपनी जॉब करती रहती थी बाउंसर की। जब मैंने बाउंसर की लाइन ज्वाइन की ना तो मुझे लगा कि ये जॉब है दमदार, इसमें करेंगे कुछ अच्छा। लेकिन इस लाइन में आने के बाद भी मुझे पता चला कि लेडी बाउंसर तो है ही नहीं, हम तो सिक्योरिटी गार्ड है। और जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर कोई बोलता था अरे क्या करेगी, रहेगी सिक्योरिटी गार्ड, ये 2 झापड़ में सुला देंगे। और उस टाइम मेरे अंदर जज्बात, मैं बोलती थी तू क्या मुझे सुलाएगा, साले एक झापड़ मैं दूंगी ना कान के लिए, तू नीचे बिखरा दिखाई देगा। मतलब बाउंसर को देख के ना मैं अपने आप को लड़की कभी समझा ही नहीं। हमेशा अपने अंदर एक लड़का सोच समझ के, बचपन से एक तो नफरत थी लड़कों से कि लड़कियों में भेदभाव क्यों किया था। लड़कों के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, बुरा मत मानिएगा कोई भी। लेकिन एक बात है कि जब आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्चर करते ना, उसके दिमाग में ये आ जाता यार इसको इतना इज्जत क्यों दी जा रही है, मैं क्या कम हूँ। तो मैं अपने आप को कभी लड़की समझाई नहीं। मैं सोचती थी काश में लड़का होती, अकेले में बैठ के अल्लाह से लड़ाई करती थी कि हाँ मुझे लड़की बना दिया है, उसको लड़का बनाया, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। फिर मेरी माँ बनाती थी, क्या बोलती, नहीं यार खुदा को ऐसे नहीं बोलते, गुनाह है, ऐसे नहीं बोला जाता। तो जब मैंने ज्वाइन किया था इसमें लड़कियां, जब उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड होती थी, लेडीज बाउंसर नहीं थी। हर सिक्योरिटी ऑफिसर से लड़ती थी, हर बाउंसर से लड़ती थी कि भाई जब जेंट्स बाउंसर तो लेडी बाउंसर क्यों नहीं है। तो कहते थे लड़कियों का क्या है, वो कमजोर होती, नाजुक होती है। अरे नाजुक किस बात की भाई, सेम यूनिफॉर्म है हमारी, सेम हम काम कर रहे हैं, तुमसे ज़्यादा हम खड़े रहते हैं, तुम थक जाते हो, तुम बैठ जाते हो, हम तो थकते भी ना, किस बात के कमज़ोर हैं भाई हम। तो गुस्से में इवेंट छोड़ के चली जाती थी। तो सिक्योरिटी ऑफिसर और बाउंसर बोलते भैया
थोड़ी पागल है, काम तो बहुत अच्छे से करती है। काफ़ी लड़कियाँ बोलती थी कि यार तू, तेरी वजह से हमारा काम भी चला जाता है। उस टाइम में महज 250 रुपये मिलते थे, तो उसमें गुजारा हो जाता था। तो लड़कियाँ कहती थी बहन हमारे पैर पे क्यों लात मारती है, हम तो सिक्योरिटी गार्ड बनने को तैयार हैं। तो मैं कहती भाई तुम करो ड्यूटी, मैं तो चली अपने घर को, मनने न बनना भाई सिक्योरिटी गार्ड, मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी, क्योंकि हम बाउंसर हैं। जेंट्स बाउंसर आते थे, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना आता है, कोल्ड ड्रिंक आती है, जूस आते हैं, और हम बाउंसर, हम सिक्योरिटी गार्ड हैं तो हम गेट पे खड़े हुए ड्यूटी कर रहे हैं, और भैया हमें पानी बना कोई पूछ रहा, क्यों भाई? ड्यूटी तो हम सेम कर रहे हैं, काम हमारा सेम है, और हम खाने पीने के लिए मांगेंगे भीख की तरह, भाई हमें खाने के लिए ला दो, और आएगा क्या? दाल रोटी कद्दू पूरी, जो मैं घर पे भी ना खाती। क्यों भाई, ये फर्क क्यों? इसके लिए मैंने आवाज उठाई, भाई मैं भी बाउंसर हूं, अगर वो बाउंसर है ना तो मैं भी बाउंसर हूं, खाना सेम मिलेगा तो हम खाएंगे, नहीं तो पड़ा है आपका खाना। आईपीएल मैच में गई, सीधा बोल दिया भैया नहीं खाना आपका खाना, ये पड़ा है आपका खाना। 2 दिन तक खाना नहीं खाया। तब वहां के मालिक बॉस जो थे उन्होंने बोला कि क्या हो गया इस लड़की को, क्या प्रॉब्लम क्या है? वहां सब कंप्लेंट गई कि एक लड़की तो खाने नहीं खा रही, 2 दिन हो गए। खुद बॉस मिलने आए तो मैंने बोला सर एक बात बताइए, हम लड़कियां तो हम कचरा है, हम कुछ भी उठाए खाएंगे, पूरी खाएंगे, कद्दू खाएंगे, मैं घर पे भी ना खाती कद्दू वद्दू, दाल बना के दे दी, रोटी दे दी, ये क्या मतलब हुआ? डंगर है क्या हम? वो इतना हंसे, बोले बात तो सही बोली भाई, लड़की है तो उसका मतलब फर्क थोड़ी किया जाएगा। काम बताओ, काम में कंप्लेंट गिनाओ कि भाई ये कंप्लेंट है। हम धूप में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं, वो महाराजे की तरह बैठे हैं, हम काम करते हैं तब भी हम क्यों, हम कमजोर हैं? लड़वा दो किसी से भी, एक झापड़ दूंगी ना नीचे गिर जाएगा। और वो बोले क्या, ठीक है मेरी माँ क्या चाहती है, कौरमा चाहिए, रोटी चाहिए, राइस चाहिए, बिरयानी चाहिए, इनमें से कुछ चीज़ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना खाना अपने घर रखो, हम अपने घर जाके खा लेंगे। उस दिन का दिन था, सारे स्टाफ के लिए अच्छा अच्छा खाना आने लगा। लड़कियों को भी लगने लगा कि हाँ यार ये आती तो सिक्योरिटी ऑफिसर इतनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमें सीधा ड्यूटी पे लगा देते। तो धीरे धीरे लड़कियों को समझ आया और वो अपने आप को बाउंसर कहलाने लगी। हर किसी के अंदर ये हो गया, हर जब किसी को बोलते थे कि भाई तू सिक्योरिटी गार्ड है, लड़कियां कट जाती थी, किसने बोला सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर हूं मैं, किसने बोला? और भाई सबको सबको मतलब धीरे 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 आज आप देखेंगे कि मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल लड़कियां जिम जा रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, बॉडी बना रही हैं, मतलब खूब अपनी ताकत को पहचान चुकी है। और गर्व भी होता है मुझे कि आज इतनी सारी बाउंसर आ गई हैं, लेडी बाउंसर। खुशी है कि मैंने जो थोड़ा दुख था कि भाई मैं उसको नहीं, वो पोस्ट नहीं अपना पाई, वो मुकाम नहीं अपना पाई जो मैं चाहती थी, आर्मी ऑफिसर बनना, पुलिस ऑफिसर बनना। लेकिन ठीक है, जिस पे भी जो भी मैंने जॉब स्टार्ट की है उसमें कहीं ना कहीं मेरी माँ की दुआएं थी। आज इंडिया की फर्स्ट फीमेल बाउंसर सुनती हूँ तो गर्व होता है, बहुत अच्छा लगता है कि इतना बड़ा मुकाम, जो मैं छोटे शहर से आई थी, कुछ नहीं जानती थी, आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, कहीं ना कहीं मेरी माँ का साथ रहा होगा। मैं उन सब पेरेंट्स से ये बोलना चाहती हूँ, आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी बेटी को ससुराल भेजना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। ससुराल देखने किसी के माथे पे नहीं लिखा, वो गलत है। लेकिन अपनी बेटी को इस काबिल तो बनाइए वो सही और गलत की पहचान कर सके। अपनी बेटी को इस काबिल तो बनाइए कि वो लड़ सके। आपने अपनी बेटी को बिल्कुल नाजुक कली बना दिया। अरे उसको पत्थर बनाइए, पत्थर, क्योंकि आज का टाइम नहीं है। नाजुक बेटी बना के छोड़ दिया, कल को इस दुनिया में ना राक्षस बहुत हैं जो आपकी बेटी को दरिंद की तरह नोचेंगे। आपकी बेटी कहीं भी जाएगी ना कोई राक्षस मिलेगा, कोई ना कोई भ्रष्टाचारी मिलेगा जो उसे नोचने की सोचेगा, खाने की सोचेगा। आपको अपनी बेटी को इस काबिल बनाना होगा कि वो हर सिचुएशन को हैंडल कर पाए, लड़ पाए, अपने हक के लिए लड़ पाए। कोई भी हाथ उसके गिरेबान तक आने तक या उसकी इज्जत पे आने से पहले वो उसके हाथ को उखाड़ के फेंक दे। इस काबिल बनाइए कि हर सिचुएशन का सामना खुद कर पाए, ना कि उसे अपने भाई की जरूरत पड़े, ना उसे बाप की जरूरत पड़े, ना उसे किसी माँ की जरूरत पड़े। लड़की है, लड़का भी रोटी खाता है और लड़की भी रोटी खाती, घास नहीं खाते, मेहनत करती है वो लड़की। अगर उसके अंदर आप पेरेंट्स हैं, आप ही उसको हौसला देंगे और उसको आग पे तपाइए ना। आप उसे नाजुक बना के बिस्तर में ही खाना जा रहा है, बिस्तर में ही सब कुछ जा रहा है, ना उसे आप उसे बोलते हैं कि भाई एक्टिविटी करो, कुछ नहीं। मेरी बेटी, हाय सर में दर्द हो गया, बेटी के सर दब रहा है, नहीं। आपको अपनी बेटी को इस टाइम पत्थर बनाना होगा। ये दौर ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी को कली की तरह रखा जाए।
मैं पेरेंट्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पेरेंट्स जो करते हैं ना कि मेरी बेटी बहुत नाजुक है, मेरी बेटी नहीं कर पाएगी, मेरी बेटी दिल की बहुत कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेटी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अपनी बेटी को समझाइए, हर दुख सुख तो झेलना पड़ता है, चाहे बेटा हो या बेटी। हर तकलीफ को झेल के जो आगे बढ़ता है वही इंसान कहलाता है। क्योंकि आज आप उसका साथ दे देंगे, रास्ते में वो पढ़ने जा रही है वहाँ आप उसके साथ नहीं होंगे, स्कूल में उसके साथ नहीं होंगे, कॉलेज में उसके साथ नहीं होंगे, और जहाँ वो ससुराल में जाएगी वहाँ आप उसके साथ नहीं होंगे। ससुराल में जाने के बाद उसको अपने जो उसके साथ हो रहा है उसका सामना खुद करना पड़ेगा। बाहर ऑफिस में कितने लोग मिलते हैं, क्या होता है उसके साथ, उसका सामना उसे खुद करना पड़ेगा। ना उसे कोई भाई बचाने आएगा, ना ही उसे कोई बहन बचाने आएगी, और ना ही पेरेंट्स बचाने आएंगे। इसलिए लड़की के अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि साला कोई भी मिले ठोक दे साले को पकड़ के। ये नहीं कि ये कुछ लोगों का कहना है कि तुम खुद तो गुंडागर्दी करते हो, हमारी बेटी को भी गुंडा बना रही हो। मैं गुंडा नहीं बना रही हूँ, अपने हक के लड़ने के लिए बोल रही हूँ। आज देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के साथ दरिंदगी हो जाती, 6 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ते लोग, बूढ़ी औरत को नहीं छोड़ते हैं। लड़की को बनना होगा इस काबिल के सामने वाले को चीर दे, काली बनना होगा, ना कि बिल्कुल नाजुक परी बन के बैठ जाए, फाड़ दे बीच में से रख के सीने पे साले के पैर। जिंदगी एक बार मिलती है। मेरी बेटी होती ना, मेरी बेटी होती, मैं उसे ये नहीं कहती कि बेटा तू सेवा कर, खिदमत कर, ठीक है, नो डाउट, अपने परिवार की खिदमत करो, सेवा करो, ससुराल जाओ, लेकिन अगर आपको कोई जरा सा भी हाथ लगाए ना, बेशक उसे चीर दो, मार दो, जेल से छुड़ा लूंगी, कब्रिस्तान से लेके नहीं आऊंगी तुम्हें मैं। एक बार कब्रिस्तान चली गई ना, वापस नहीं आओगी। जेल से तो आने का मौका होगा भी कि मैं अपनी बेटी को छुड़ा लूंगी। अपने हक की आवाज उठाओ, अपने हक के लिए लड़ो। जब मैंने ये लाइन ज्वाइन की थी तो मुझे पसंद नहीं था कि मेरे स्टाफ को कोई बोले या मेरे कंपनी के सामान को कोई छेड़े मेरी परमिशन के बिना। एक बार मैंने मैनेजर को किसी गेस्ट ने मारने की हिम्मत की और मैं वहाँ नहीं थी। मुझे किसी ने बताया, निशा सर को ना कुछ लड़के मार रहे हैं। मैंने आओ देखा ना, तो मैं ऊपर से भाग गया हवा की तरह, साला अब तो गया काम से, बैट निकाली, इतना मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैनेजर को हाथ लगाने की। तो मेरे मैनेजर बोले, भाई तेरे अंदर ज़्यादा जोश है क्या? ये सब बाउंसर खड़े हैं, ये सब यहाँ पे खड़े हैं, ये किस लिए है? सर एक बात सुनो ध्यान से, ये तो रही स्टाफ की बात, मेरी बिना मर्जी के मेरे स्टाफ को छोड़ो, मेरे कंपनी के सामान को हाथ टच करने की मैं परमिशन किसी को नहीं देती। इसने हाथ कैसे लगाया मेरे जूनियर मैनेजर के, इसके तो मैं खाल उधेड़ दूंगी। मतलब इतना गुस्सा आ जाता था मुझे, अगर किसी को देख लिया ना मेरे स्टाफ को हाथ लगा दिया तो मैं भूल जाती थी अपने आप को। काम सबसे पहले मुझे प्यारा था, दूसरा मेरे स्टाफ की इज्जत बहुत प्यारी थी मुझे। और काम के बीच में कोई आ जाए, दखल अंदाजी कर दे और गलत बोल दे, गलत चीज बर्दाश्त नहीं थी, वहीं फोड़ती थी उसे पकड़ के। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि अपने काम के प्रति कभी मैंने वो नहीं किया, कभी काम के प्रति गद्दारी नहीं की, अपने काम को ईमानदारी से किया। लेकिन किसी ने अगर गलत बोल दिया या किसी ने कहीं गलत होता देख लिया तो मैं रह नहीं पाती थी। अम्मी भी बोलती थी कि बेटा इतना गुस्सा सही नहीं है। एक बार मैं शेफ का काम सीखने के लिए गई तो जो शेफ के जो जीएम थे उन्होंने मेरे सीनियर जीएम शेफ को ना, मतलब काम सीखने के लिए गई हूँ शेफ का, मुझे भी हुआ कि मैं भी शेफ का काम सीखूं। तो जो मेरे गुरु हैं उनको जीएम गाली बकते हैं हमेशा, माँ की, बहन की, ये वो। तो मैंने जीएम को समझाया, सर एक बात सुनिए, आपको मेरे गुरु को गाली बकनी है ना, वो सामने ऑफिस है, जाइए वहाँ गाली बकिए। मेरे सामने मेरे गुरु को गाली बकने का हक आपको नहीं है। मैं आपको लास्ट वार्न कर रही हूँ, अब की बार गाली बका ना तो फिर मेरा रूप देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। पार्टी थी, जीएम ब्रेड लेके आ रहा है, उसके अंदर हॉल है, ब्रेड के अंदर हॉल है। मैंने शेफ का काम अच्छे से सीख लिया था, मैंने सैंडविच तैयार की, हॉल को मैंने बिल्कुल कट करके और पार्टी में भेज दिया। पार्टी में तारीफ भी हो रही है, कहीं किसी के पास चला गया होगा हॉल वाला ब्रेड। तो आते ही जीएम बरसा, कहाँ है बहन का लोड़ा साला कुत्ता। मैंने बोला किसको बोल रहा है? मैं अपना चॉपिंग कर रही थी, मैंने कहा चल ठीक है बक। वो गाली बकते बकते मेरे पास आ गया, उसकी माँ की ये, उसकी माँ की वो, उसका माँ का वो। अच्छा, अब मेरे से बर्दाश्त भैया बाहर हो गया, क्योंकि सबकी गाली बर्दाश्त है, किसी की माँ की गाली बर्दाश्त नहीं है मुझे। माँ मेरे लिए वो चीज़ है जिसकी वजह से आज मैं इस काबिल बनी हूँ।
माँ वो है, खुदा के बाद दूसरा रूप वही है। मैंने दुनिया देखी है, अभी तक खुदा को नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी माँ को देखा है। तो मैं गाली तो बर्दाश्त नहीं करूंगी अपनी माँ की। मतलब मुझे नहीं दी, मैं दी तो मेरे गुरु को है, लेकिन गुरु से मैं शिष्य हूँ। और मैंने उसे पहले वार्न किया कि सर गाली मत बकना, ठीक है। वो धीरे धीरे कर करते मेरे पास ही आ गया। रविंदर, ये तेरी माँ की, तेरी बहन की सॉल है, ये वो। ऐसा पकड़ा गिरेवान, चल साइडा। एक झापड़, 2 झापड़, 3 झापड़, 4 झापड़ देने के बाद जो गालियां बरसी ना, बोला तू तो कम गाली बकता होगा, मैंने पीएचडी की है गाली में, बोल। और मेरे शेफ मुझे रोकते गए कि मेहरुनिशा कंट्रोल कंट्रोल। मैंने शेफ को भी धक्का दिया, आज से तू मेरा गुरु नहीं। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करवा सकता, जो अपनी माँ को गाली पड़वाता है ना, वो किस बात का गुरु। आज अपनी माँ को गाली पड़वा रहा है ना, कल को मुझे भी गाली पड़वाएगा। जो अपनी माँ का नहीं हुआ ना, वो मेरा कहाँ से हो जाएगा। रिजाइन लेटर ना जेब में लेके घूमते हैं मेहरुनिशा, ये पकड़, आज से तेरी जॉब नहीं चाहिए मुझे, मैं बाउंसर ही ठीक हूँ, शेफ नहीं बनना। और मैंने फिर वो कट कर दिया, मुझे शेफ नहीं बनना, मैं जो करती हूँ वो बहुत है, आज़ादी की ज़िंदगी है, किसी के आगे झुकना नहीं है। मेहनत करती हूँ, इज्जत से कमाती हूँ, किसी के आगे झुकती नहीं हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने मैनेजर से मिलने के लिए जा रही थी, उनके यहाँ बेटी हुई थी। तो रास्ते में ही एक लड़की थी पतली सी, उसको 4-5 लड़के छेड़ रहे थे। मुझे लगा कि मतलब वो आपस में बात करेंगे, उसके कुछ जान पहचान में होंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने में लगा कि ये उसे उठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि कार उनके बराबर में थी, वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि बराबर में काली माँ का मंदिर भी है, इधर 4-5 पुजारी या कौन होंगे मुझे नहीं पता, वो बैठे हुए 4-5 आदमी बैठे हुए हैं, इधर 2-3 लेडीज बैठी हुई हैं। मतलब किसी को लग ही नहीं रहा कुछ करें, भाई इस लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, आप बैठे हुए देख रहे हो तमाशा। मैंने पहले तो जाते पूछा, हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्यों लड़की को परेशान कर रहे हो। क्या तू अपने काम से काम रख। मेरा काम से काम तो रख ही नहीं हो, तो बता तो क्या कर रहा है। कह रहा तुझे क्या मतलब, माँ लगती है क्या तुझके। मैं कहा उठाने की बात करो, तुम मुझे उठा के ले जाओ, मैं भी तो बड़ी खूबसूरत हूँ। 2 झापड़ दिए खींच खींच के, पकड़ा, 2 झापड़ मारे। अब वो लड़के 2 थे, 2 तो बाइक पे बैठ के भाग गए, 2 कार के अंदर बैठे, उन्होंने कार चलाई और भाग लिए। वो लड़की वहीं रुक गई, रोने लगी, दीदी मेरी आपने मदद की। और ऐसा नहीं था मैंने बहुत मारा, 2 झापड़ में सीधे हो गए बंदे। अब वहां जो बैठी लेडीज थी, अरे बहन आप पुलिस से हो क्या, आप क्या पुलिस ऑफिसर हो, आप यहीं ड्यूटी लगा लो अपनी। और वो जेंट्स जो बैठे हुए थे वो भी उठ के आ गए, कह रहे बेटा तू यहाँ ड्यूटी कर ले, हमारा कुछ भला हो जाएगा, इन चरसियों से, इन गंजेड़ियों से हम बड़े परेशान हैं, हम लोगों के साथ भी आफत है, हमारी धी बेटियां नहीं निकल सकती। मैंने बोला अंकल आंटी मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है। बात रही आप लोग खुद अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हो, आप लोग खुद की वो नहीं कर रहे हो। आपकी धी बेटी इसलिए परेशान है क्योंकि आपने इनको बसाया हुआ है। आप कितने हैं, 4 आप हैं, 6 आप हैं और 3 आप हैं। अगर एक भी झापड़ मार दे ना, तो यहाँ इस चौक पे ना कोई गंजेरी और चरस का पीने वाला न बैठता। अभी कुछ टाइम पहले मैं जब ड्यूटी के लिए जा रही थी, अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और रैपिडो आने का नाम नहीं ले रही, रैपिडो बुक की हुई नहीं आ रही। ऊपर से एक रिक्शे वाले को किसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया, वो बेचारे का रिक्शा पलट गया और 4 लड़के निकल के उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गई है, लेकिन बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। पहले मैं देखती रही कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। फिर मैं सोचा यार अपनी ड्यूटी पे जाना है, छोड़। लेकिन वहाँ का शोर देख के मेरा वैसे ही लेट थी, ऊपर से मेरा दिमाग खराब हो गया ये सोच। फिर मन में आया एक बार जाके तो देखूँ हुआ क्या है। तो रिक्शे वाले को झापड़ ही झापड़ मारे जा रहे हैं। मैंने एकदम से जाके पूछा, क्या तेरे बाप का रोड है क्या, क्यों मार रहा है इसको। तो वो एकदम बोला कि माँ लगती है क्या इसकी। भैया माँ लगती ना हो लगती हूँ, तू बता तू क्या लगता है इनका, इसका। ये तेरे पीछे घुसा है कि तू इसके पीछे घुसा है। तेरी गाड़ी ने उसको टक्कर मारी है, ये बेचारे का रिक्शा नीचे गिर गया है और फिर 4 बाप बन के आगे उसे मारने लगे। दम है तो अकेला मुकाबला कर, ये 4 को क्यों लेके खड़ा है। मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया एक का, दूसरा ने छुड़वाया, दीदी छोड़ दो, दीदी छोड़ दो, गलती हो गई। वो मेरे सिर्फ बोलने से ही, अकड़ने से ही वो लड़के सीधा गाड़ी में बैठ गए, गाली गलौज कर रहे थे। जैसे मैंने गाली गलौज करना शुरू किया, उनको लगा कि अब सिचुएशन ज़्यादा वो वैसी हो गई है, तो वो गाड़ी में बैठे और निकल लिए। जो वहाँ पब्लिक थी वो देख के बोली, अरे भाई इन्होंने अपने बाप का रोड समझा। मैंने कहा तुम तो रहने दो, तमाशा बीन बन के तुम तमाशा देख रहे थे, जब से
तब से तो तुम्हें समझ नहीं आई, अब तुम बाप बन के रोड हमारा, इन्होंने अपना बाप का रोड समझावे है, रिक्शे वालों को कुछ समझते ना। मतलब इंसानियत खत्म हो चुकी थी। तब वो रिक्शे वाला बोला कि दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से मेरी मदद की, इस तरह हर कोई मदद नहीं करता। उसका रिक्शा उठाया, फिर मैंने शीशा लगाया उसका, तब वो बेचारा गरीब आदमी निकला। स्टार्टिंग में जब मैंने ड्यूटी स्टार्ट की, वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम करने को मिलता था। सबसे पहले सलमान खान को देखा, शाहरुख खान को देखा। हालांकि मैं उनसे मिल नहीं पाई उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे मतलब लेडीज गार्ड बोला जाता था लड़कियों को, और लड़के का रुतबा ज़्यादा ही होता था। मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, विद्या बालन हो गई, और प्रियंका चोपड़ा हो गई हैं। रानी मुखर्जी ने जब मुझे सम्मानित किया था, हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से मुझे बुलाया गया था। वो बहुत अच्छी नेचर की है, उन्होंने मुझे बिल्कुल एक सिस्टर की तरह मुझे सम्मानित किया। वहीं विद्या बालन जी, मैं नहीं जानती थी, उनका दिल इतना अच्छा है। जब उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ फ़ोटो लेना नहीं चाहेंगी, तो मैंने बड़े उससे बोला कि मैम मैं तो फ़ोन नहीं रखती हूँ, फ़ोटो कैसे ले पाऊँगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या फ़ेसबुक यूज़ करती हो? बोला नहीं मैम, मैं नहीं जानती फ़ेसबुक क्या है। बोला आपके पास जीमेल आईडी है? तो मैंने कहा हाँ मैंने बनाई थी, मेल आईडी है मेरे पास। मैंने उन्हें मेल आईडी दी। उन्होंने वहाँ पर जीएम को बुलाया और बोला कि इस लड़की को मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करके इसकी मेल आईडी पे मेल कर दो। पूजा भट्ट आई हमारे यहाँ पे। पूजा भट्ट तो देखते चिल्लाने लगी। मैं वॉशरूम में थी ना, मैं बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी। उस टाइम वही क्या था ना, 18-20 साल की उम्र होती, तो बस हम आपस में हँसी मजाक कर रहे थे। पूजा भट्ट अंदर थी वॉशरूम में, एकदम से निकल के आई, भाई क्या हो गया, एकदम से धमाल कैसे हो गया। तो दीदी बोली ये सबसे ज़्यादा चीखने चिल्लाने वाली। तो वो देखते बोली अरे बाप रे, ये तो मेरी डुप्लीकेट है, ये कहाँ से आ गई। बोला मैं डुप्लीकेट? अरे मेरा भी ये हाल था स्टूडियो में, मैं भी हंगामे करके रखती थी, शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी। तब उन्होंने मेरे साथ बहुत सारे फ़ोटो लिए। मतलब कुछ अच्छे सेलिब्रिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छी यादें नहीं है, बुरी भी यादें हैं, लेकिन ज़्यादातर सेलिब्रिटी में मेरे साथ बहुत अच्छी यादें रही हैं। दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी इंसान है। उनका जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें, मतलब एकदम फैमिली के तरीके से बात करते थे। लगता ही नहीं था कि हम लोग उनसे बहुत नीचे हैं या कुछ अलग हैं। बहुत अच्छी तरह से एक बाउंसर को जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, वो सेलिब्रिटी से ज़्यादा कोई भी नहीं दे सकता। मैं लड़कियों को और पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बेटियों को अपने माँ बाप की इज्जत तो प्यारी होती है, लेकिन थोड़ा सा अपने माँ बाप के लिए अपने आप को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, इस काबिल बनाइए कि माँ बाप खड़े होकर बोलें कि ये है मेरी बेटी। और पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को ना नाजुक ना बनाएं, कोमल ना बनाएं, उन्हें पत्थर बनाएं। बेशक वो उसे राक्षस बोले, लेकिन अपना मुकाबला तो कर पाएगी, लोगों के सामने लड़ तो पाएगी। अपने साथ हुए दुष्कर्म जो देखते हैं, किसी भी बेटी के साथ कभी दुष्कर्म नहीं होगा, किसी बेटी के साथ नोचा नहीं जाएगा, क्योंकि वो इस काबिल होगी कि लड़ पाएगी, अपने हिफाजत कर पाएगी, अपनी सेफ्टी कर पाएगी। उसे किसी भाई की बाप की ज़रूरत नहीं होगी। हर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटे बेटी को ना अंतर ना समझें, और अपनी बेटी को बेशक डांस क्लास में ना भेजें, लेकिन अपनी बेटी को मार्शल आर्ट जरूर सिखाएं, क्योंकि आपकी बेटी जो है ना अंदर से स्ट्रांग रहेगी ना, तभी वो मुकाबला कर पाएगी। कोई भी राक्षस उसे चीर फाड़ नहीं पाएगा, कोई भी राक्षस उसके साथ दुष्कर्म नहीं कर पाएगा। अपनी बेटी को इस काबिल बनाए कि वो अपनी नहीं दूसरों की भी हिफाजत कर पाए। द स्टार स्टोरी के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे भी लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए।